नमस्कार दोस्तों, निज़म सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 21A के चैप्टर 11 यानी टैक्सेशन से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। वैसे 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nizamseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। सही बात है, और वहाँ अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली, इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब सीधा क्वेश्चंस शुरू करते हैं। डन। तो शुरू करते हैं रेजिडेंसी रूल से, क्योंकि पहले पता तो चले कि टैक्स देना किसको है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डेज ऑफ स्टे इन इंडिया डिटर्मिन्स रेजिडेंशियल स्टेटस? ऑप्शंस है A 150 डेज, B 182 डेज और मोर, C 60 डेज, D 30 डेज। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को टैक्स के नजरिए से रेजिडेंट मानने के लिए फाइनेंशियल ईयर में भारत में कितने दिन रहना जरूरी है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी 182 डेज और मोर। देखो, साल में 365 डेज होते हैं ना? उसका ठीक आधा होता है, लगभग 182 दिन। अच्छा, मतलब साल का आधा हिस्सा। हाँ, रूल एकदम क्लियर है। अगर कोई साल के आधे से ज्यादा टाइम इंडिया में रह रहा है तो उसे रेजिडेंट माना जाएगा। बाकी ऑप्शंस जैसे 60 या 150 गलत हैं। क्लियर है ना? अच्छा, समझ आ गया। मेमोरी के लिए साल का आधा याद रखना बेस्ट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इनकम इज टैक्सेबल फॉर अ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, RNOR? ऑप्शंस हैं A ग्लोबल इनकम, B ओनली फॉरेन इनकम, C इनकम अर्न्ड इन इंडिया एंड बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, D फुली एग्जेम्प्ट। मतलब अगर कोई RNOR है तो उसकी कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा? यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखो, RNOR एक ट्रांजिशन फेज होता है, जैसे कोई NRI वापस इंडिया शिफ्ट हो रहा हो। तो उसको थोड़ी छूट मिलती होगी। एग्जैक्टली, उनके लिए ग्लोबल इनकम टैक्स नहीं होती। ग्लोबल इनकम तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के लिए होती है। जो ऑप्शन ए है, RNOR को सिर्फ भारत में कमाई गई इनकम और अगर कोई बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, बस उसी पर टैक्स देना होता है। ओह वाओ, काफी लॉजिकल है। तो अब NRIs का क्या रोल है? क्वेश्चन नंबर 3, नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs आर टैक्स्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? A ग्लोबल इनकम, B इनकम अर्न्ड और रिसीव्ड इन इंडिया, C फॉरेन बिजनेस इनकम, D ऑल ऑफ द अबव। इसका तो मतलब सिंपल है कि NRIs को किस पर टैक्स देना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इनकम अर्न्ड और रिसीव्ड इन इंडिया। देखो, NRI रहता ही बाहर है, तो सरकार उसकी फॉरेन इनकम पर टैक्स क्यों लेगी? सही बात है, उनका तो बेस ही बाहर है। बिल्कुल, NRI को सिर्फ उसी इनकम पर टैक्स देना है जो भारत में अर्न हुई है या उन्हें इंडिया में रिसीव हुई है। उनकी फॉरेन इनकम पूरी तरह एग्जेम्प्ट होती है। समझ आ गया। तो रेजिडेंसी का लॉजिक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि PMS में डेट इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड फॉर डेट इन्वेस्टमेंट्स टू बी क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट? A 12 मंथ्स, B 24 मंथ्स, C 36 मंथ्स, D 48 मंथ्स। मतलब डेट इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म मानने के लिए कितने समय तक होल्ड करना पड़ता है? ऑप्शन बी सही है, यानी 24 मंथ्स। देखो, स्टूडेंट्स यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाँ, क्योंकि वो शायद इक्विटी वाला 12 महीने याद रखते हैं। एग्जैक्टली, या फिर पुराना रियल एस्टेट वाला 36 मंथ्स। लेकिन डेट के लिए ये स्ट्रिक्टली 24 मंथ्स है। अगर 24 महीने से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। अब रेट की बात करते हैं। क्वेश्चन 5, एज ऑफ जुलाई 2024, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट ऑन डेट इन्वेस्टमेंट्स? A 20% with indexation, B 12.5% without indexation, C 15%, D 10%। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आजकल। सही आंसर है ऑप्शन बी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ये जुलाई 2024 का बहुत बड़ा अपडेट है। वेट, तो मतलब जो पुराना फायदा मिलता था इंडेक्सेशन का, वो अब नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पहले ऑप्शन ए सही हुआ करता था, 20% विद इंडेक्सेशन। लेकिन अब इंडेक्सेशन हटा दिया गया है और नया फ्लैट रेट 12.5% लगता है। इसलिए पुराने मटेरियल से पढ़ने वाले यहाँ फंस जाते हैं। बाप रे, ये तो सच में ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर लॉन्ग टर्म नहीं हुआ तब क्या? क्वेश्चन 6, हाउ आर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन डेट इन्वेस्टमेंट्स टैक्स? A फ्लैट 10%, B फ्लैट 15%, C एज पर स्लैब रेट्स, D 20%। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो डेट पर तो टैक्स कैसे लगेगा? सही आंसर है ऑप्शन C एज पर स्लैब रेट्स। देखो, डेट पर शॉर्ट टर्म में कोई फ्लैट 10 या 15% का फायदा नहीं मिलता। तो मतलब वो मेरी नॉर्मल इनकम में जुड़ जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो सीधा इन्वेस्टर की नॉर्मल इनकम में ऐड होता है और उनके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। अच्छा, और अगर मुझे डेट बेचने के बजाय उस पर इंटरेस्ट मिले? क्वेश्चन 7, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन अ PMS इज टैक्स्ड अंडर विच हेड? A कैपिटल गेन्स, B बिजनेस इनकम, C इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, D सैलरी।
पीएमएस में डेट इंस्ट्रूमेंट से जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस हेड में गिना जाता है? ऑप्शन सी सही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसको लॉजिकली सोचो, आपने इंस्ट्रूमेंट बेचा तो नहीं ना, नहीं, बस होल्ड करके रखा है। तो फिर कैपिटल गेन्स कैसे हो सकता है? और ना ही ये कोई एक्टिव बिजनेस है, इसलिए इंटरेस्ट हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगा। डेट का तो पूरा क्लियर हो गया, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के रूल्स थोड़े अलग होंगे ना। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड टू कंसिडर इक्विटी शेयर्स एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स? ए, मोर देन 12 मंथ्स, बी, 24 मंथ्स, सी, 36 मंथ्स, डी, 6 मंथ्स। इक्विटी शेयर्स को लॉन्ग टर्म मानने के लिए होल्डिंग पीरियड क्या है? ऑप्शन ए सही है, मोर देन 12 मंथ्स। अभी हमने डेट का देखा था जो 24 महीने था, राइट? हाँ, डेट थोड़ा लंबा था। बिल्कुल। सरकार इक्विटी मार्केट को प्रमोट करना चाहती है, इसलिए यहाँ सिर्फ 12 महीने से एक दिन भी ऊपर होल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म बन जाता है। सही बात है। तो अब इक्विटी पर लॉन्ग टर्म टैक्स कितना है? Question 9. What is the LTCG tax rate on equity gains exceeding 1 lakh rupees? A. 10%, B. 12.50%, C. 15%, D. 20%. सही आंसर है ऑप्शन बी, 12.50%। और यहाँ भी स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, क्योंकि पहले ये रेट 10% था जो ऑप्शन ए में दिया है। ओह, मतलब ये भी रीसेंट अपडेट है। Exactly. अब नियम ये है कि 1 लाख तक का गेन तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन 1 लाख से ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर सीधा 12.5% टैक्स लगेगा। समझ आ गया। और शॉर्ट टर्म का क्या रेट है? Question 10. What is the short-term capital gains tax rate on equity sold before 12 months? A. 10%, B. 15%, C. 20%, D. Slab rate. ऑप्शन सी सही है, 20%। सेक्शन 111A के तहत इक्विटी पर शॉर्ट टर्म टैक्स अब बढ़कर 20% हो गया है। Wait, पहले शायद 15% होता था ना? हाँ, पुराना रेट 15% था। इसलिए एग्जाम में ऑप्शन बी एक ट्रैप की तरह यूज होता है, लेकिन अब अपडेटेड रेट 20% ही है। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, दिमाग में काफी नंबर्स घूम रहे हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पे hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट्स के साथ। सही में वहां प्रैक्टिस करके ही ये सारे रेट्स याद होंगे। बिल्कुल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो अब रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन पीएमएस में डिविडेंड्स और ट्रेडिंग का भी तो रोल होता है। क्वेश्चन 11, हाउ इज डिविडेंड इनकम टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर? ए, कंप्लीटली टैक्स फ्री, बी, एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स, सी, फ्लैट 10%, डी, फ्लैट 15%। ऑप्शन बी सही है, एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। पहले डिविडेंड सच में टैक्स फ्री होते थे, जो ऑप्शन ए में लिखा है। हाँ, मुझे वही याद आ रहा था। पर अब नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। अब जो भी डिविडेंड मिलता है वो सीधा आपकी इनकम में जुड़ेगा और आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगा। अच्छा, और कंपनी टीडीएस भी तो काटती है इस पर। Question 12. At what rate is TDS deducted if dividend income exceeds 5,000 rupees? A. 5%, B. 10%, C. 15%, D. 20%. अगर 5,000 से ज्यादा डिविडेंड मिले तो TDS कितना कटेगा? ऑप्शन बी सही है, 10%। अगर साल भर में एक कंपनी से आपको 5,000 से ऊपर डिविडेंड मिल रहा है तो वो लीगली 10% TDS काट कर ही आपको बचा हुआ पैसा देंगे। गॉट इट। अब आते हैं एफएनओ पर। क्वेश्चन 13, हाउ इज इनकम फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग और एफएनओ क्लासिफाइड? ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, बी, स्पेक्युलेटिव इनकम, सी, बिजनेस इनकम, डी, अदर सोर्सेज। एफएनओ से होने वाली इनकम को क्या मानते हैं? ऑप्शन सी सही है, बिजनेस इनकम। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और लोग इसे गलत करके कैपिटल गेन्स टिक कराते हैं। वेट, एफएनओ बिजनेस इनकम कैसे हो सकता है? वो तो ट्रेडिंग है ना? है तो ट्रेडिंग, लेकिन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से एफएनओ एक हेजिंग टूल है, इसलिए इसे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है, कैपिटल गेन्स नहीं। ओह वाओ, तो इसका मतलब लॉसेस के रूल्स भी अलग होंगे। क्वेश्चन 14, डेरिवेटिव लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, सैलरी इनकम, बी, एनी बिजनेस इनकम और नॉन सैलरीड इनकम, सी, ओनली कैपिटल गेन्स, डी, कैन नॉट बी सेट ऑफ। अगर एफएनओ में लॉस हो जाए तो उसे किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं? ऑप्शन बी सही है, एनी बिजनेस इनकम और नॉन सैलरीड इनकम। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत गलती करते हैं, उन्हें लगता है किसी भी इनकम से एडजस्ट कर लेंगे। तो मतलब सैलरी से माइनस नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। सरकार ने रूल बनाया है कि आप एफएनओ लॉसेस को अपनी सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, बाकी किसी बिजनेस या रेंट की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है, और अगर एडजस्ट ना हो पाए उसी साल में। क्वेश्चन 15, फॉर हाउ मेनी years कैन डेरिवेटिव लॉसेस बी कैरीड फॉरवर्ड? A, 4 assessment years, B, 6 assessment years, C, 8 assessment years, D, 10 assessment years. लॉस को कितने साल तक आगे ले जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 असेसमेंट ईयर्स। अगर आप उस साल अपना एफएनओ का लॉस एडजस्ट नहीं कर पाए तो अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके उसे फ्यूचर प्रॉफिट से माइनस कर सकते हैं। 8 साल, ओके।
टैक्स के रेट्स तो समझ आ गए, अब आखिर में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 16, कैन पीएमएस मैनेजमेंट फीस बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन्स? ए, yes, fully deductible. B, yes, up to 50%. C, not deductible. D, deductible only for corporates. क्या पीएमएस की मैनेजमेंट फीस को कैपिटल गेन से डिडक्ट यानी माइनस कर सकते हैं? ऑप्शन सी सही है, नॉट डिडक्टेबल। देखो, लॉजिकली लोगों को लगता है कि मैंने फीस पे की है तो वो एक्सपेंस होना चाहिए, हाँ, एग्जैक्टली, प्रॉफिट उसी से तो बन रहा है। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे अलाउ नहीं करता। फीस का खर्चा कैपिटल गेन्स से घटाने की कोई परमिशन नहीं है, पूरा टैक्स लगेगा। ये तो काफी स्ट्रिक्ट है। और उस फीस पर जीएसटी का क्या सीन है? Question 17. What is the GST rate applicable on PMS fees? A, 12%, B, 15%, C, 18%, D, 28%. सही आंसर है ऑप्शन सी, 18%। फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आता है, उस पर स्टैंडर्ड 18% जीएसटी ही लगता है। अच्छा, अब वापस FNO पर चलते हैं। Question 18. A tax audit for derivative losses becomes mandatory when losses cross what limit? A, 50 lakhs, B, 75 lakhs, C, 1 crore, D, 2 crores. FNO losses में टैक्स ऑडिट कब जरूरी हो जाता है? ऑप्शन सी सही है, 1 करोड़। देखो, एफएनओ को बिजनेस माना गया है और अगर उस बिजनेस में आपका लॉस 1 करोड़ से ऊपर चला जाए तो ऑडिट करवाना अनिवार्य यानी मैंडेटरी हो जाता है। समझ गई। क्वेश्चन 19, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पीरियोडिक टैक्सेशन रिपोर्ट्स टू पीपीएमएस इन्वेस्टर्स? ए, सेबी, बी, द पोर्टफोलियो मैनेजर, सी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डी, द कस्टोडियन। इन्वेस्टर्स को ये सारी टैक्सेशन रिपोर्ट्स देता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द पोर्टफोलियो मैनेजर। सेबी या कस्टोडियन नहीं? बिल्कुल नहीं, सेबी तो रेगुलेटर है, वो आपसे रिपोर्ट मांगता है, देता नहीं। और टैक्स रिपोर्ट मैनेज करना और इन्वेस्टर को देना, ये पूरी तरह से पोर्टफोलियो मैनेजर की ही जिम्मेदारी होती है। मेक सेंस। चलो, लास्ट क्वेश्चन एनआरआई से रिलेटेड है। क्वेश्चन 20, विच अकाउंट इज यूज्ड बाय एन एनआरआई फॉर द रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स? ए, एनआरओ अकाउंट, बी, एनआरई अकाउंट, सी, एफसीएनआर अकाउंट, डी, रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट। एनआरआई को अपना पैसा वापस विदेश ले जाने के लिए कौन सा अकाउंट चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, एनआरई अकाउंट। इसकी ट्रिक पता है क्या है? एनआरई में जो ई है उसको आप एक्सटर्नल या एग्जिट मान लो। ओह, नाइस, ई से एग्जिट। एग्जैक्टली। एनआरई का मतलब ही है कि पैसा फ्रीली बाहर जा सकता है। एनआरओ अकाउंट से पैसा बाहर ले जाना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर, बिल्कुल। ई फॉर एग्जिट से तो मैं कभी नहीं भूलने वाली, बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी, खासकर उन जुलाई 2024 वाले चेंजेस से। हाँ, लेकिन अब सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा वहां। बिल्कुल, और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन अभी भी बचा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वील ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, जाने से पहले बस एक बात सोचिएगा, टैक्सेशन के ये नियम इतने गहरे और ट्रिकी हैं, इसीलिए पोर्टफोलियो मैनेजर का सही टैक्स रिपोर्टिंग करना, जिसकी हमने क्वेश्चन 19 में बात की थी, एक इन्वेस्टर की नेट कमाई के लिए सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। एक अच्छा प्रॉफिट गलत टैक्स प्लानिंग से तबाह हो सकता है। इस पर जरूर विचार करें।